Hi everyone, my name is Eras and today we have moved in a new lecture and in this lecture we are going to discuss about the new questions with new ideas and many more different things, right? इस लेक्चर में जो है वो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डील करने वाले हैं और लाइफ प्रोसेस का ये जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर हो जाएगा, यानी कि इस लेक्चर के बाद कुछ भी अब क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा और नहीं कोई टॉपिक करवाऊंगा क्योंकि हर एक चीज जो है वो समाप्त नहीं हो जाएगा, तो फिर कुछ नया चैप्टर के साथ आपके से मुलाकातें होगी, राइट। इसीलिए इस लेक्चर को बेशुमार से देखिएगा क्योंकि ये लास्ट लेक्चर हो जाएगा आपका इसी चैप्टर दैट इज द बायोलॉजी का। समझ गया ना? Anyhow, let us talk about the questions. अब क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस किया जाए और समझा जाए कि क्या क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं। बट जो कुछ भी पढ़ाया उसे अच्छे तरीके से रिवाइज किया कीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हर एक पॉइंट हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है सीबीएसई बोर्ड में, कह नहीं सकते, राइट। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ जो है वो देखो, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 10113 यानी कि पेज नंबर 113 पेज एनसीईआरटी बुक उठाइए, ठीक है, साइंस का क्लास 10th का, और पेज नंबर 113 का 13 पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका सोल्यूशंस जो है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए चलिए सभी को सोल्यूशंस किया जाए। सबसे पहला है द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम 4। जो किडनी है ह्यूमन बींग्स है वो किस चीज का पार्ट है, वो क्या करता है? क्या न्यूट्रिशन का वो कार्य करता है, रिस्पिरेशन का कार्य करता है, या फिर एक्सक्रेशन का, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का? तो करेक्ट आंसर जो है वो एक्सक्रेशन हो जाएगा, यानी कि एक्सक्रेशन का वो कार्य करता है। और यहाँ पे भी जो है वो आंसर से लिखे गए हैं दैट इज द एक्सक्रेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझा जाए, बट उससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपकी इच्छा है तो आप इसे लिख लो। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने इसे लिख लिया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो जाइलम है प्लांट्स है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मैंने आपको पढ़ा था कि जाइलम क्या करता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट, ऑब्वियसली यस। तो देखिए किस चीज का कार्य करता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का कार्य, यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स करता है, क्या करता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और यहाँ पे भी लिख रखा हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया जाए, है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन है द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसको क्या चाहिए? क्या उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए, या फिर उसको क्लोरोफिल चाहिए, या उसको सनलाइट चाहिए? तो सब चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, वाटर रहेगा, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो भोजन बनाता है। तो ऑल द एबव हो जाएगा इसका आंसर, ये करेक्ट है, राइट। तो ऑल द एबव यहाँ पे भी आंसर में लिखा है, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ये सब बताया था कि कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्या क्लोरोप्लास्ट में होगा, ये कहाँ से, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट आंसर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, राइट। चलिए, अगर अभी भी इसे नहीं लिखे हो तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, और आप जो है वो इसे बहुत अच्छे तरीके से लिख डालो, समझे कि नहीं समझे। चलिए, लिख लिया, आगे बढ़ जाए, बोलो। चलो, वेरी गुड, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसे देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पे मूव कर गया हूँ, और इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, इसे लिख लिया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सही। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको समझते हैं कि हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। हमारे शरीर में फैट्स जो है वो किस प्रकार से और कैसे डाइजेस्ट होता है, ये एक्सप्लेन करना है। और फिर है कि वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस प्रक्रिया कहाँ होता है और कैसे होता है।
तो आंसर हो गया कि फैट्स आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में। आगे द लीवर सिक्रेट एन अल्कलाइन लिक्विड। जो लीवर है वो एक अल्कलाइन लिक्विड को सिक्रेट करता है जिसको कहते हैं कॉल्ड बाइल, इनटू कहाँ पे सिक्रेट करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो छोड़ता है। ठीक है, आगे है द साल्ट प्रेजेंट इन बाइल। जो साल्ट प्रेजेंट है बाइल में वो इमल्सिफाई का मतलब वह ब्रेक यानी कि उसको तोड़ेगा लार्ज ग्लोब्यूल्स को ऑफ फैट प्रेजेंट इन आवर फूड इनटू, जो हमारे भोजन में प्रेजेंट है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, मेकिंग इट इजी, इसको आसान बना देगा। किस लिए, तो फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम, ताकि जो एंजाइम्स है उसके ऊपर आसानी से अटैक कर सके एंड डाइजेस्ट, और अटैक करके उसको आसानी से डाइजेस्ट कर ले। नेक्स्ट है पैंक्रियास सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। और जो पैंक्रियास है वो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सिक्रेट करता है, राइट। विच ऑल्सो कंटेन्स, जो क्या कंटेन्स करता है, तो कुछ इंजाइम्स जिसको लिपेज बोलते हैं, लिपेज नाम का एक इंजाइम्स कंटेन करता है, राइट। द इंजाइम लिपेज ब्रेक्स डाउन, और ये जो इंजाइम लिपेज है वो ब्रेक्स डाउन करता है यानी कि तोड़ता है किस चीज को, तो इमल्सिफाइड इमल्सिफाइड फैट को फर्दर यानी कि आगे तोड़ता है, राइट। यानी कि पहले टूटा फिर उसके बाद ये लिपेज तोड़ता है। एंड फाइनली, और अंततः द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस, और फिर अंततः जो इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट है वो ब्रिंग्स अबाउट द कंप्लीट डाइजेशन, वो कंप्लीट डाइजेशन करवाने में मदद करता है ऑफ फैट्स को बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और ये जो प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल जूस वो ये फैट्स को तोड़ देता है फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो कोई आपसे पूछता है कि फैट्स जो है वो किस चीज में टूटता है, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है। तो फैट्स किस प्रकार से टूटा, आई होप कि तुमने सीखा होगा इतनी सारी बातों को डील करने के बाद, राइट। चलो इसे देख लो एक बार कुछ भी रह ना जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग डील करते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का क्या रोल है हमारे भोजन को पचाने में, सलाइवा क्या करता है, क्या योगदान है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस टॉक अबाउट दैट। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमिलेज। जो सलाइवा है वो एक प्रकार का एंजाइम को कंटेन किया हुआ है, इसके पास है, जिसको कहते हैं सैलिवरी एमिलेज। समझ गए। अब आगे देखिए, द एंजाइम सैलिवरी एमिलेज, जो एंजाइम है सैलिवरी एमिलेज वो प्रेजेंट इन सलाइवा, वो सलाइवा में प्रेजेंट है। ब्रेक्स ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स स्टार्च, और ये जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है उसको तोड़ता है। कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही, उसको स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट का ही रूप हुआ, राइट। प्रेजेंट इन फूड इनटू सिंपल शुगर में, तो स्टार्च को तोड़ता है किस चीज में, शुगर में। कौन, ये सैलिवा। तो इसका क्या योगदान हुआ डाइजेशन में, वो तो समझ ही गया। तो ये योगदान है स्टार्च को शुगर में तोड़ करके, जो कि आसान बनाता है, राइट। चलिए, तो मुझे यकीन है कि आपने इस चीजों को जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप इसे चाहो और आप जो है वो इसे अच्छे तरीके से लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अब इसको डील किया जाए, राइट। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होने के लिए क्या कंडीशंस जरूरी है, क्या कंडीशन चाहिए, यानी कि क्या शर्त है, या और पूछा है कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होगा। तो आइए चलिए जानते हैं, चीजों को समझने का प्रयास किया जाए, जैसे कि हम ऐसा करते हैं समझने का प्रयास। आंसर है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भोजन कैसे बनाता है, तो एक प्रक्रिया है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस नाम के प्रक्रिया से गुजर करके जो ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉप्स हैं, वो भोजन को बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो फोटोसिंथेसिस नाम के एक प्रक्रिया से, यानी कि एक प्रोसेस है, राइट। आगे समझते हैं कि द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर प्रेजेंस ऑफ। जो कंडीशन है, जो शर्त है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ता है, क्या क्या चीजों चाहिए, वो शर्त है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए,
और क्या चाहिए, और सनलाइट चाहिए। तो ये 4 चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये 4 चीज में से अगर एक भी चीज एब्सेंट रहा तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉट पॉसिबल। समझे कि नहीं समझे? और आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर से कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो सनलाइट की उपस्थिति में ही वो कंबाइन कर सकता है। सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय, जो कैसे ऑब्जर्व किया गया है, तो क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल भी योगदान करता है सनलाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करने में। तो समझ गया ना कि क्लोरोफिल भी क्यों चाहिए। टू फॉर्म फूड, भोजन बनने के लिए, जो इसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज नाम का फूड यानी कि ग्लूकोज नाम का भोजन बनता है। दिस ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होगा प्लांट्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, राइट। ए पार्ट ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स एज अ स्टार्च। लेकिन ग्लूकोज का कुछ, ग्लूकोज जो फूड है वो स्टोर हो जाता है स्टार्च के रूप में प्लांट्स में, ताकि कहीं भी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल किया जा सके एनर्जी के रूप में। which can be used as source of energy whenever the plant needs it। और वहीं बोला कि स्टोर करके रखे हैं, कोई भी चीज हमारे घरों में स्टोर करके रखे हैं तो उसको जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जो है वो आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, ये निकाल करके यूज में लाएंगे जब जरूरत पड़े। तो वैसे ही प्लांट्स भी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में जमा करके रखता है भोजन के रूप में, और जब जरूरत पड़े तो एनर्जी के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकता है। और क्या, नेक्स्ट है, द मेजर बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन गैस। जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकला मेजर, वो जो सबसे ज्यादा वो है ऑक्सीजन गैस, विच गोज इनटू इनटू द एयर, जो कि एयर में चला जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ये, चाहे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ये, वो क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, इसीलिए बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। समझ गए? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इतनी सभी चीजों को जो है वो तुम लिख लेगा एक बार अपने कॉपी में। समझे कि नहीं समझे? तो इसे लिखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर है वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में से हो सकता है यही क्वेश्चन आ गया, तो कैसे बनाओगे, तो आएगा तभी तो बनाओगे, राइट। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि इसे लिखो कॉपी में, फेयर कॉपी बनाओ। उतने दिन से बना रहा था मुझे पहला लेक्चर से, तब आगे भी बनाना। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पेजेस। अब आगे बढ़ा जाए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द क्वेश्चन नंबर 8, 8 का ए यानी कि 8वां का एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं बताया, बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या बोलते हैं, वो हायर एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या बोलते हो, लोअर एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, राइट। और बाकी ज्यादा डिफरेंस बिटवीन जो है वो मैंने ऑलरेडी एक चार्ट के फॉर्मेट में मैंने पेस्ट कर दिया है, लेक्चर्स में कहीं आपको मिल जाएंगे, राइट। तो पन्ना पीछे पलट करके देखिए, आपको ये डिफरेंस बिटवीन जो है वो मिल जाएगा, राइट। इसीलिए ज्यादा डिफरेंस बिटवीन की बातें नहीं करता हूँ। एनी हाउ, इसको काट देना। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओ जो एनारोबिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन का यूज करता है, ठीक है। एनारोबिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन इज यूज्ड बाय सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट, सम बैक्टीरिया। कुछ यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया के द्वारा नोन एज एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है वो किसके द्वारा यूज किया जाता है, वो तो आपने जान ही गया। कुछ कुछ बैक्टीरिया हैं और कुछ कुछ यीस्ट वगैरह ये सब भी हो जाएंगे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यीस्ट। समझ के, जो अल्कोहल में बदल देता था भूल गया। चलिए ये कंप्लीट हो गया ना। चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डाल, है कि नहीं। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने इसे लिखा, बहुत अच्छे। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया जाए। हाउ आर एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोली को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो आसानी से हो पाए, राइट।
देखिए देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोली थिन वॉल एयर सैक्स, बहुत सारे लाखों के मात्रा में एल्वियोली जो है वो पतला सा बॉल दीवार जैसा है इन द लंग्स, लंग्स में। द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स प्रोवाइड्स ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट है लंग्स में, जिसके कारण बड़ा सरफेस एरिया मिलता है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के लिए, इनकी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, राइट। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, जो लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल है, उपस्थित है, वो मैक्सिमाइजेस, वो बढ़ावा देता है किस चीज को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। फॉर एग्जांपल जैसे में इफ ऑल एल्वियोली फ्रॉम द टू ह्यूमन लंग्स, जितना भी एल्वियोली है दो ह्यूमन लंग्स से, वो आर अनफोल्डेड, अगर उसको अनफोल्ड कर दें, दे वुड गिव, तो वो जो है कितना, तो 80 स्क्वायर मीटर एरिया देगा, जो कि एक टेनिस कोर्ट के साइज के बराबर है, राइट। तो इतना बड़ा एरिया देगा और इस प्रकार से जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए एल्वियोली को डिजाइन किया गया, बनाया गया गॉड के द्वारा, राइट। चलिए इसे लिख लीजिए ताकि कुछ और भी बातें जो है वो मैं आपसे कर सकूं, राइट। चलो इसको लिख लिया होगा, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। हमारे शरीर में अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो गई तो क्या उसका परिणाम होगा, ये बताने का प्रयास किया किया जाए। ये क्वेश्चन यही पूछा है, राइट। द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलीज एनर्जी, जो कि एनर्जी को रिलीज करने में उपयोगी है। इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, जो कि हेमोग्लोबिन के कारण ही हो पाता है, संभव हो पाता है, राइट। बट आगे बढ़ो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए इसे लिख लिया, वेरी गुड। हेमोग्लोबिन जो कि प्रेजेंट इन, कहाँ उपस्थित है, तो इन आवर ब्लड, हमारे खून में। द डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अगर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ढोता है, और अगर हेमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन को कौन ढोएगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है कि नहीं। ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, रिजल्टिंग इन, जिसके कारण क्या होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होगा, टायर्डनेस, थकान महसूस होगा, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी में कमी महसूस होगी, राइट। द पर्सन लुक्स पेल एंड लॉसेस वेट, पर्सन जो है वो एकदम पतला सा दिखेगा और अपना वजन भी खो देगा, खो बैठेगा, लॉस्ट कर जाएगा, राइट। कमजोर जैसा व्यक्ति देखेगा। समझे कि नहीं समझे। तो हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि थकान है, क्योंकि हो क्ला रहा है, सांस नहीं लेवल जा रहा है, या फिर ऐसा लगता है पैरों से चला नहीं जा रहा, मतलब हेमोग्लोबिन की कमी हो रही है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर रहा है। तो जाइए अपना ब्लड वगैरह सब चेकअप करवा करके देखिए, बाकी फिर दवाइयों से सब सही हो जाता है, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व किया जाए और इसको समझने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब कीजिए इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव में। व्हाई इज इट नेसेसरी, और डबल सर्कुलेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए समझते हैं इसको भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा प्रश्न है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स टुवर्ड्स थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो है वो ब्लड को दो बार आना पड़ता है, दो बार ट्रेवलिंग करना पड़ता है, दो बार गुजरना पड़ता है हार्ट से, एक कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ चला तो एक कंप्लीट साइकिल आया ना, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, तो एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट के पास दो बार ब्लड आता है, तो इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द, पता नहीं या तो कटा हो, टू द रेस्पिरेटरी of the body and back to the heart is called systemic circulation, and pathway of the blood from heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary circulation। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मैं बता देता हूँ, पहले जानिए
कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो किसे कहें। तो ब्लड जाएगा हार्ट से लंग्स के पास जाएगा, हार्ट से लंग्स के पास जाएगा और फिर वापस से हार्ट के पास आएगा, तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम दिया, ठीक है। और अगर ब्लड जो है वो हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि रेस्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट से ब्लड जो है वो पूरे शरीर में जाएगा लंग्स के अलावा, ठीक है, तो उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और अगर ब्लड जो है वो हार्ट से लंग्स के पास जाता है और फिर हार्ट के पास आ जाता है तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन से कंप्लीट साइकिल में होता है, दैट इज द डबल सर्कुलेशन। डबल सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, दोनों को मिलाकर डबल सर्कुलेशन। दिस टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन टेकन टुगेदर, ये दोनों सर्कुलेशंस को एक साथ लीजिए, ठीक है, मेक डबल सर्कुलेशन। वही वाली बात होगी, इसको डबल सर्कुलेशन का जो है वो हमने नाम दे दिया, राइट। द डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी, डबल सर्कुलेशन जरूरी है इसलिए टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे शरीर में जा सके, समझे कि नहीं समझे, एक्सेप्ट लंग्स के अलावा। एंड देन गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रीऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रीऑक्सीजनेटेड हो जाए, यानी कि पुनः उसमें ऑक्सीजन आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड हट जाए, ठीक है, तो ये लंग्स में होगा। और डिटेल के लिए तो मैंने आपको जो है वो डबल सर्कुलेशंस को पढ़ाया ही है ये लेक्चर्स में, ये टॉपिक में, ठीक है, तो वहां से मेरा वीडियोस निकालिए और समझ लेगा डबल सर्कुलेशंस के बारे में बातें करते हुए, राइट। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है जी, ठीक है, इसको काट देगा, इससे कोई लेना नहीं। चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलो, इसे लिख लिया, बोलो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, लिखेगा तभी तो आगे बढ़ूंगा ना। लिख लिए हो गए, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये भी क्वेश्चन आंसर है, अब इसको भी समझा जाए, ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम भी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम भी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, किसमें, तो प्लांट्स में करता है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, यानी कि जाइलम क्या ढोएगा और फ्लोएम क्या ढोएगा, यही एक प्रकार से कहें तो यही एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। आइए चलिए जानते हैं, आंसर है जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, डिजॉल्व मिनरल्स इन प्लांट्स, और मिनरल्स को भी जो वाटर में घुला हुआ उसको भी ढोता है, प्लांट्स में करता है वेरस। लेकिन फ्लोएम टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, जो फोटोसिंथेसिस के समय बनता है, ठीक है, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के सभी पार्ट्स में फूड को ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है, और वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में ले जाने का कार्य कौन करता है, तो जाइलम टिश्यूज करता है। समझ गया ना, जाइलम और फ्लोएम क्या होता है प्लांट्स में। अब देखिए, वन बाय वन करके समझते हैं कुछ कुछ चीजों को। जाइलम टिश्यूज जो है वो कैरी करेगा वाटर को, डिजॉल्व्ड मिनरल्स ओनली अपवर्ड्स, और डिजॉल्व मिनरल्स को सिर्फ और सिर्फ ऊपर डायरेक्शन में, नीचे से रूट से खींचता है, ऊपर ही न ले जाएगा। फ्रॉम रूट्स टू द प्लांट, रूट से प्लांट तक लगी, समझ गया। बट लेकिन जहां तक लगी बात करें हम लोग मूवमेंट ऑफ फूड की, भोजन को मूवमेंट को, फ्रॉम द लिव्स टू थ्रू द फ्लोएम्स, पत्ते से जो है वो भोजन जो है वो ट्रेवलिंग करेगा, क्योंकि पत्ते में ही फोटोसिंथेसिस होता है, और वहीं फोटोसिंथेसिस हुआ तो फूड भी वहीं रहेगा, और वहीं से ना हर एक जगह जाना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। तो कैन बी अपवर्ड, वो हो सकता है ऊपर चला जाए भोजन, एज वेल एज डाउनवर्ड, हो सकता है वो नीचे चला जाए, डिपेंडिंग, वो डिपेंड इस बात पर करता है कि ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि वो भोजन बना है। देखिए, जो जाइलम ने पानी और मिनरल्स को ढोया वो सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाए, क्योंकि रूट से नीचे है और रूट सी जो है वो पानी को खींचेगा, राइट। लेकिन जो फ्लोएम टिश्यूज है वो क्या करता है कि जो फूड बना पत्ते में वो हर एक डायरेक्शन में लेकर जाएगा, नीचे भी, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, एवरीवेयर प्लांट्स के पार्ट्स में जहां पे उसकी आवश्यकता है, समझे कि नहीं समझे, ऑब्वियसली यस।
देखो तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जो पानी जो है वो अपवर्ड मूवमेंट हुआ यानी कि ऊपर की ओर गया, एंड डिजॉल्व मिनरल्स, और कुछ कुछ जो है वो डिजॉल्व मिनरल्स भी इन जाइलम टिश्यूज में, जाइलम टिश्यू में, वो इज कॉज्ड बाय ए सक्शन, वो कैसे हो पाया, तो एक सक्शन क्रिएट हुआ यानी कि खिंचाव क्रिएट हुआ, वहां पे खिंचाव वाला फोर्स लगा, प्रोड्यूस्ड बाय कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन। मैंने बताया था कि ट्रांसपीरेशन होता है, पत्ते से पानी जो है वो उड़ते रहता है, पत्ते से पानी को उड़ जाना इवेपोरेशन के चलते वाटर वेपर के रूप में, तो इसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसपीरेशन के चलते एक एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक खिंचाव हो जाए कि किसी नीचे से खिंचाव होगा, खिंचाव क्रिएट हो जाता है पत्ते में पूरे में, और उसी खिंचाव के चलते जो नीचे से वाटर जो है वो ऊपर पूरे प्लांट्स के बॉडी में जो है वो चला जाता है, समझे कि नहीं समझे। फ्रॉम द सेल्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट विच पुल्स द अप वाटर फ्रॉम रूट्स, जो कि पानी को जड़ से ऊपर की ओर खींच जाता है इसी सक्शन के चलते। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ बातें करें तो द फूड मेड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम टिश्यू बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। लेकिन कैसे पानी पहुंचा प्लांट में वो तो सीख गए, लेकिन फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ वो सीखा क्या, तो वो मैं बता रहा हूँ आपसे, डोंट वरी, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो वो जो है वो कुछ इस प्रकार से हुआ कि जैसे मान लीजिए फ्लोएम जो है वो फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए इधर से उधर जाने के लिए ऊपर नीचे चारों तरफ उसको एनर्जी लगता है, जो कि एटीपी के रूप में एनर्जी को इस्तेमाल करता है, वहीं से एनर्जी का खींचता है, समझे कि नहीं समझे। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, राइट, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 को भी डील किया जाए, राइट। क्वेश्चन है कि कंपेयर एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। जो एल्वियोली प्रेजेंट है लंग्स में, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का रूप है, और जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है किडनी में, जो कि एक्सक्रेटरी सिस्टम का रूप है, पार्ट है बोल सकते हैं, वो दोनों में कंपेयर कीजिए, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन में कंपेयर कीजिए क्या है। तो आइए चलिए जानते हैं। स्ट्रक्चर में कंपेयर पहले किया जाए, alveoli in the lungs and nephrons in the kidney both possesses an elaborate network of blood capillaries। ये जो alveoli है लंग्स में और नेफ्रॉन्स है किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट, और दोनों जो है वो क्या है, वो एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, दोनों में ब्लड कैपिलरीज भरपूर मात्रा में, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट है यानी कि उपस्थित है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। चलो ठीक है। और अब फंक्शनिंग में क्या काम करता है उसको मैं भी कंपेयरिंग कर लेते हैं कि नहीं, कंपेयरिंग करना है तो रगड़ के करेंगे। एल्वियोली जो है वो प्यूरिफाई करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि वैसे ब्लड को जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको प्यूरिफाई करता है एल्वियोली ब्लड को बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, वही बोले कार्बन डाइऑक्साइड को हटा करके प्यूरिफाई करेगा ब्लड को फ्रॉम इट, उसका में से, एंड मेकिंग इट, और उसको बना देता है ऑक्सीजनेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन इन इट ड्यूरिंग द गैसियस एक्सचेंज। और जो एल्वियोली क्या किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में था उसको हटा करके ऑक्सीजन को डालने का कार्य किया ये एल्वियोली, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से नेफ्रॉन्स भी जो है वो प्यूरिफाई करता है डार्टी ब्लड को, गंदा खून को, बाय फिल्टरिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया फ्रॉम इट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो ब्लड में यूरिन वगैरह ये सब है तो यूरिन को अलग कर देगा, और ब्लड जैसे कि ब्लड में यूरिन है तो डर्टी ब्लड हो गया, गंदा खून हो गया। अब जो ये न्यूफ्रॉन्स है वो क्या करेगा, उस वेस्ट मटेरियल्स को, यूरिन को, यूरिया को यूरिन के रूप में बाहर हटा देगा और फिर प्योर ब्लड को वेंस के द्वारा पूरे बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो इस प्रकार से जो है वो काम होते रहती है और हम लोग जो है वो जिंदा रहते हैं, समझे कि नहीं समझे। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे यकीन है यार कि जो कुछ भी मैंने चीजें तेरे से बतलाया है वो तुझे समझ में आया है, और क्या करो, और आप जो है वो इसे लिख लेगा, राइट। आगे तो कुछ है ही नहीं, द एंड हो गया इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में बस इतना ही मिलना था, और बाकी की बातें करेंगे नया चैप्टर में कुछ नया अंदाज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो, स्कूल में टीचर से, पेरेंट्स से, हमारे पास मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मैं हमेशा आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। लव यू ऑल, सी यू सून, एंजॉय योर डे, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।